हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट नंबर 4 में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड वेस्पर थ्योरी इंक्लूडिंग आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और कोवलेंट बॉन्ड के रिलेटेड ऑक्टेट रूल को। कोवलेंट बॉन्ड मीन्स एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बॉन्ड जो होता है उसको हम जनरली कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा जितना दोनों एटम्स का नेचर एक दूसरे के क्लोज होगा। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल। हर एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि उसके 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में कंप्लीट हो जाएं। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बॉन्ड बनाने के बाद ना तो उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो पाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह जाते हैं, फिर भी बॉन्ड बनाते हैं। दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स, जिनके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर भी वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, तो उनको बोला जाता था हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स। एक दो एग्जांपल और हैं इसी टाइप के मॉलिक्यूल्स के जो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। O22-, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ O22-, है ना। O22- जो मॉलिक्यूल होता है इसको जनरली हम नाम से जानते हैं पर ऑक्साइड मॉलिक्यूल। दिस मॉलिक्यूल इज नेम्ड एज पर ऑक्साइड। तो मुझे पता ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड्स बनाता है। ऑक्सीजन, दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 होती है और कोवैलेंसी हम 2 मान के चलते हैं, तो यानी ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है फिर स्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2- चार्ज लिख रखा है, दैट्स वाई मैं ऑक्सीजन के बीच में एक ही बॉन्ड बनाऊंगा ताकि इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज रहे -1, इस पे फॉर्मल चार्ज रहे -1 और नेट फॉर्मल चार्ज कितना बचे -2। क्लियर, क्योंकि 2 बॉन्ड बनाने थे, बनाया उसने सिर्फ एक है। बनाने उसको 2 थे, बनाए उसने एक है, इसलिए इस पे -1। 2 बनने थे, बना एक है, चार्ज कितना -1। अब इसके पास वैलेंसी 6 थी, कोवैलेंसी 2 है, दैट्स मीन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन फ्री बच गए 4। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ O22-। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ O22-। इसी तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स और दे रखे हैं इसने, जैसे NO3- दे रखा है। एक क्वेश्चन दे रखा है NO3-, स्ट्रक्चर ऑफ NO3-, जिसको हम बोलते हैं नाइट्राइट आयन। इसको कौन सा आयन बोला जाता है? नाइट्राइट आयन। राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट आयन। तो कहता है नाइट्राइट आयन का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें नाइट्रोजन होगा, उसके सराउंडिंग में 3 ऑक्सीजन होंगे, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, है ना। अब ये कहता है कि नाइट्रोजन की अगर मैं वैलेंसी को आइडेंटिफाई करता हूँ तो वैलेंसी 5 होती है, कोवैलेंसी इसकी जर्नली 3 होती है। और नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड यहाँ पे बना रखे हैं, दैट्स मीन नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना है 0। बट ऑक्सीजन की वैलेंसी आपकी होती है 6 और कोवैलेंसी होती है 2, और उसने 2 बॉन्ड बनाने हैं लेकिन उसका बना एक है -1। 2 बनाने हैं, बना एक है -1, 2 बनाने बना एक है कितना -1। और टोटल चार्ज काउंट करिए कितना चार्ज बना, टोटल चार्ज काउंट करिए कितना चार्ज बना, उसके चार्ज कितना बना, ओनली एंड ओनली उसके चार्ज बना -3। मुझे तो यहाँ -1 चाहिए, तो डिक्रीज करो चार्ज को, एक बॉन्ड को डबल बॉन्ड बना दिया। अब देखो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बन गए 0, ऑक्सीजन का 1 बना -1, ऑक्सीजन का 1 बना -1। नाइट्रोजन के कितने बनने थे 3, बन गए कितने 1 2 3 एंड 4 +1। नेट आंसर कितना आया -1। नेट आंसर कितना आया -1। समझ में आई ये बात कि नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने बनने थे और बनाए कितने उसने, है ना। तो इस तरीके से मुझे स्ट्रक्चर्स को राइट डाउन करना है। एक और स्ट्रक्चर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, H3PO4। स्ट्रक्चर यहाँ दिया है H3PO4 का। तो ये कहता है H3PO4 जो मॉलिक्यूल होता है उसका फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, और फॉस्फोरस आपका हाइपरवैलेंट होता है। फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन हाइपरवैलेंट होते हैं। फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, दैट्स वाई 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 4 बॉन्ड, तो 4 ही बने। एक और बनाओ 5 बॉन्ड, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दो। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4। तो आपको इस तरीके से ये ऑक्टेट रूल और उसके क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज
आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज आयोनिक बॉन्ड, छोटा सा टॉपिक है, इसको कर लेते हैं, उसके बाद वीबीटी स्टार्ट करेंगे। आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? एक बॉन्ड जो किससे बनता है? बॉन्ड फॉर्म्ड बाई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट एक एटम से दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफ़र होने से जो बॉन्ड बनता है उसको जर्नली हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। जैसे एटम ए है और एटम बी है। एटम ए एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, यानी ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनर्स। और कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन डोनर है? जर्नली इसका करैक्टर मेटालिक होता है, यानी मेटल होता है। ए जर्नली मेटल होता है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कम है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या है? कम है। द टेंडेंसी टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कहता है ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, या ए आपका एक मेटालिक सिस्टम है। दूसरी साइड एक और होगा बी, जिसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बी जो होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, जिसको हम कंसिडर करके चलेंगे लगभग नॉन मेटल, लगभग नॉन मेटल। और सारों को 10th क्लास में सब ने पढ़ा हुआ है कि मेटल और नॉन मेटल कौन से होते हैं। मेटल सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, आयरन, इनको मेटल बोला जाता है। और नॉन मेटल आपके पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड पे होते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सारे नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी अच्छी खासी होती है। लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की पावर कम होती है। इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, मेटल जनरली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ए ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिया? बी को। ए से इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए ए पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। बी ने उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज होता है नेगेटिव। जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया उस पर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। जिसने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा होगा उस पर चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। और जिसने छोड़ दिया उस पर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। और हमने हमेशा पढ़ा है एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। एक पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और इनके अट्रैक्शन से एक मॉलिक्यूल बनेगा लाइक A+B-। एग्जाम्पल देखो, वी हैव सोडियम मेटल एंड वी हैव क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 होती है। इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 होता है ना। इसकी वैलेंस सेल यानी सबसे बाहर वाली सेल में देखो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो इसके पास कितने बचेंगे? फिर सेल बचेगी वैलेंस ये, इसमें हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। इसकी वैलेंस सेल है थर्ड, इसमें 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए इसको तो इसके पास टोटल 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स वाई सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र कर देता है? क्लोरीन को, क्योंकि सोडियम हमारा एक मेटल पार्टिकल होता है और क्लोरीन हमारा क्या होता है? नॉन मेटालिक सिस्टम होता है, यानी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। बताऊंगा मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, पहले इनको समझ लो। मेटल और नॉन मेटल से ही समझ लो। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले को बोला जाता है, और नॉन मेटल आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को बोला जाता है। मेटल जर्नली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है। इसके बाद बन गया यहाँ पे क्या? Na पॉजिटिव, Cl-। दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होने के बाद बॉन्ड बनेगा Na पॉजिटिव, Cl-, यानी NaCl मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन होगी? NaCl की। सेम टू सेम MgCl2 यानी मैग्नीशियम और साथ में उसके क्लोरीन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। मैग्नीशियम जो मेटल है उसका एटॉमिक नंबर है 12, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 अभी पढ़ाया था, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 होता है। मैग्नीशियम का 1s2
2s2 2p 6 होता है और 3s2 होता है। यानी मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और अगर ये दोनों हट जाएं तो आउटर मोस्ट बचेगी कौन सी, ये वाली सेल, और इसमें 8 पूरे हैं। दैट्स मीन ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच जाएगा अगर गलती से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते। उधर क्लोरीन के पास 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है और अगर इसको एक मिल जाए कहीं से तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बन सकता है, स्टेबल। तो यहाँ से मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्लोरीन को तो एक ही चाहिए ना। मैग्नीशियम तो 2 लॉस करेगा लेकिन क्लोरीन को कितना चाहिए, 1। इसलिए हम कितने क्लोरीन एटम लेके चलेंगे यहाँ पे, 2। तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को, और यहाँ पे चार्ज बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो Mg2 पॉजिटिव, Cl माइनस और Cl माइनस, कंपाउंड बन गया MgCl2। कंपाउंड कौन सा बन जाएगा, MgCl2। तो इस तरीके से कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है ना। इस तरीके से आपके किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे, आयोनिक बॉन्ड की। तो आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो एक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बनेगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट से बनता है आपका आयोनिक बॉन्ड। एक एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और दूसरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। व्हाट डज दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिफ्लेक्ट, What does this electronegativity reflect? बार बार एक वर्ड आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जिसको मैं बार बार En माइनस से लिख रहा हूँ। दिस इज द टेंडेंसी टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए बॉन्ड और फ्रॉम ए एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है जनरली, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसको जनरली क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल FON, फोन के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इस पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। उसके बाद नंबर आता है हेलोजन्स का, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर नंबर आता है हाइड्रोजन का, फिर नंबर आता है मेटल्स का। यानी मेटल्स का तो नंबर कहीं आखिरी में जाके आता है। मेटल्स तो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो माना जाता है फ्लोरीन को, फिर ऑक्सीजन को, फिर नाइट्रोजन को। याद रखने का तरीका भी बता दिया मैंने। याद रखने का तरीका है FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। मेटल्स जो होते हैं वो बेचारे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते थे, इसीलिए सोडियम ने डोनेट कर दिया क्लोरीन को। फॉर्मेशन हुई वहाँ पे किसकी, एक आयनिक बॉन्ड की। तो एक मेटल यानी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दूसरा एक नॉन मेटालिक सिस्टम। नॉन मेटालिक सिस्टम का मीन्स होता है आपका, नॉन मेटालिक मतलब, हाँ भाई, नॉन मेटालिक मीन्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में बने हुए बॉन्ड को जनरली हम क्या बोलते हैं, हमारा आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के बीच में बना हुआ है। क्लियर है। इन दोनों के बीच के बॉन्ड को क्या बोला जाता है, आयोनिक बॉन्ड। तब फॉर्म होता है जब एक मेटालिक सिस्टम और एक नॉन मेटालिक सिस्टम। अब स्ट्रेंथ जो होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, देखो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो फोर्स होता है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर क्या नाम होता है इसका, आयोनिक बॉन्ड। और किसी भी आयोनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑन एटम्स। जितना ज़्यादा एटम्स के ऊपर चार्ज होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, स्टेबिलिटी उस आयोनिक बॉन्ड की उतनी ही हाई होगी। स्टेबिलिटी ऑफ द आयोनिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, और इवन स्क्वायर ऑफ द चार्ज लिखो, चार्ज भी नहीं, यहाँ पे क्या लिखो, स्क्वायर ऑफ द चार्ज। जितना ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल सिस्टम पे चार्ज होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा, बॉन्ड। लाइक NaCl, MgCl2, AlCl3 और यहाँ पे SiCl4। ये 4 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और कहता चारों में आयोनिक बॉन्ड है। कंसीडर करो किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे हाई होगा।
तो मैंने ये देखा सभी में एक तो कॉमन चीज़ दिखाई दे रही है, सभी में क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, तो यानी Cl माइनस तो सबके पास कांस्टेंट है। लेकिन इस सोडियम क्लोराइड में मेटल है सोडियम +1, मैग्नीशियम पे 4, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं तो +2, एल्यूमिनियम पे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं 3+, सिलिकॉन पे 4 क्लोरीन लगे हुए हैं Si4 पॉजिटिव। विच पार्टिकल हैव मैक्सिमम चार्ज? विच पार्टिकल हैव मैक्सिमम चार्ज? इनमें सबसे ज़्यादा चार्ज किसके पास प्रेजेंट है? सिलिकॉन 4+, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होगा? SiCl4 का। फिर किसका होगा? AlCl3 का। फिर किसका होगा? MgCl2 का। फिर किसका होगा? NaCl का। ये चार्ज होगा, दिख रहा है कुछ? ओके, तो ये एग्जाम्पल था कुछ आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का। इसको एक बार फिर से देख लो, है ना। तो आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है, ठीक है। एक एलिमेंट बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव पाया जाएगा, यानी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। एक मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल होगा। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? गेन करेगा। क्लियर? ओके, सो अब आगे देखो। अब नेक्स्ट पॉइंट बोलता है आयोनिक मॉलिक्यूल्स आर। आयोनिक मॉलिक्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है दे आर सॉलिड। आयोनिक मॉलिक्यूल्स आर जनरली सॉलिड्स एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी सॉलिड होते हैं और सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे, तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। एंड दे आर सोल्यूबल इन वाटर, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। और वाटर में तो सोल्यूबल होने ही है, क्योंकि वाटर भी एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, पोलर या आयोनिक मॉलिक्यूल काउंट कर सकते हो, पोलर कोवलेंट या क्या काउंट कर सकते हो उसको, आयोनिक करैक्टर के साथ है। और जो आयोनिक होता है या पोलर होता है वो आयोनिक या पोलर को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। नेचर का एक लॉ होता है सोल्यूबिलिटी के लिए, एक नेचर का लॉ होता है जिसका नाम होता है लाइक डिजोल्व्स लाइक। अरे लाइक डिजोल्व्स लाइक का मतलब है भाई जैसे को तैसा मिल गया, जो जैसा होता है वो अपने नेचर के दोस्त बनाता है। ऑयल है, ऑयल नॉन पोलर होता है, फैट होती है, फैट नॉन पोलर होती है, तो ये उसी पार्टिकल में सोल्यूबल होंगे जो नॉन पोलर होगा। या फिर वाटर जो है वो पोलर है, तो वो कैसे पार्टिकल्स को डिजोल्व करेगा? जो पोलर होंगे, तो वाटर में ये सोल्यूबल होंगे क्योंकि आयोनिक होते हैं, पोलर होते हैं, दैट्स वाई दे आर सोल्यूबल इन वाटर। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिया मैंने सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपका हार्ड होता है, दैट्स मीन रिजिड और सॉलिड होता है। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाटर में क्या होता है? सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि वाटर भी पोलर और सोडियम क्लोराइड भी पोलर, वाटर भी आयोनिक और सोडियम क्लोराइड भी आयोनिक। नेक्स्ट, दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन सॉल्यूशन। ये बात बहुत ध्यान रखना, ओनली इन सॉल्यूशन, ओनली इन लिक्विड और सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड से करंट पास नहीं होता जब वो सॉलिड होता है। सोडियम क्लोराइड में से करंट पास नहीं होता। सॉलिड सोडियम क्लोराइड इज इंसुलेटर, सॉलिड सोडियम क्लोराइड इज इंसुलेटर, क्योंकि आयंस तो फ्री है ही नहीं, आयंस तो बंधे हुए हैं। ये सोडियम बंधा हुआ है किसके साथ? क्लोराइड के साथ। हाँ, इसको मेल्ट करवा दो, दोनों फ्री हो जाएंगे एक दूसरे से। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो ध्यान रखना, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन लिक्विड और सॉल्यूशन स्टेट। हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। तो इस टाइप की करैक्टरिस्टिक्स किस में पाई जाती है? आयोनिक मॉलिक्यूल्स में। ओके, नाउ next topic of discussion is valence bond theory. Next topic is valence bond theory. valence bond theory, जिसको VBT के नाम से मैंने पढ़ाया था। VBT एक बहुत ओल्ड स्टोरी है ना, जो ऑक्टेट रूल के बाद आई थी। सबसे पहले आपका ऑक्टेट रूल यानी लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स पढ़ाए गए थे, वो बताए गए थे जब स्टार्टिंग में डेवलपमेंट हो रही थी केमिकल बॉन्डिंग की। लोग आइडेंटिफाई करने लग रहे थे कि बॉन्ड कैसे बनते हैं,
क्यों बनते हैं और कितनी टाइप के बॉन्ड बनते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट ऑक्टेट रूल था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर था। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आया था वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था। नाम से ही पता चल रहा है वैलेंस, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट, है ना, और बॉन्ड मतलब बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो ये थ्योरी कहती है द आउटर मोस्ट द सेल्स in any atom only the outermost electrons जिसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स will participate in bonding, यानी जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो हमेशा दो एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं, और जब वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनकी सबसे बाहर वाली सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, और उनके इंटरेक्शन से क्या बनता है, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। दो एटम्स हैं, दोनों को बॉन्ड बनाना है, तो उन दोनों के अंदर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होते हैं, सेल्स होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। लाइक ए एटम है और एटम बी है, दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच में ही इंट्रैक्शन होगा, वो ही बॉन्डिंग में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर। उसके बाद ये बोलता है देयर विल बी force of attraction and repulsion, also repulsion, there will be force of attraction and repulsion between atoms, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। जैसे दोनों पास आएंगे थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन होगा और रिपल्सन भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे चार्ज नेगेटिव है, और जब नेगेटिव चार्ज पास आएगा तो दोनों पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन भी होगा और अट्रैक्शन भी होगा। देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द एटम्स टू फॉर्म ए बॉन्ड, बट कंडीशन है टू फॉर्म ए बॉन्ड फोर्स ऑफ attraction must be greater than repulsion। ये कहता है कि जब भी कहीं पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ज़्यादा होना चाहिए किससे, फोर्स ऑफ रिपल्सन से, है ना। जब भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है वो पास आते हैं, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उस इंटरेक्शन के टाइम पे दो टाइप के फोर्सेज होते हैं, अट्रैक्शन भी होती है और रिपल्सन भी होती है। और अगर आपको बॉन्ड बनाना है तो अट्रैक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन रिपल्सन। क्लियर है। और हम पढ़ेंगे एक मॉलिक्यूल में कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किन्हीं दो एटम्स के अंदर अट्रैक्शन हो रही है या रिपल्सन हो रही है, और कैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ये दोनों चीज़ें तो एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे। बस आप इतना याद रखो कि दो टाइप का फोर्स होगा, अट्रैक्शन भी होगी और कुछ रिपल्सन भी होगी, लेकिन बॉन्ड बनाना है तो अट्रैक्शन को ज़्यादा होना पड़ेगा, किससे, रिपल्सन से। क्लियर। इसके बाद देखो पॉइंट नंबर 3, ये कहता है कि जब भी बॉन्ड बनता है तो अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी, और जब भी कभी अट्रैक्शन होता है, दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होती है तो वहाँ से एनर्जी निकल जाती है। जब भी दो एटम्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, ताकि एनर्जी रिलीज होने से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। एनर्जी में और स्टेबिलिटी में दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। जितनी कम एनर्जी होगी पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी उतनी ही हाई पाई जाएगी। इसलिए बोलता है कि भाई जब भी दो एटम्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन होता है, वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और वहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे लिख लो ये पॉइंट, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन सम अमाउंट ऑफ energy is released called bond energy,
उसको क्या बोला जाता है? बॉन्ड एनर्जी बोला जाता है। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, नाम लिखा जाता है बॉन्ड एनर्जी। Whenever there is formation of a bond between two atoms, there will be force of attraction. अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज एनर्जी का साइन हमेशा कैसा रखा जाता है? नेगेटिव। नेगेटिव बताता है एनर्जी घट रही है, क्योंकि स्टेबिलिटी और एनर्जी हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रखना चाहोगे, एनर्जी कम करनी पड़ेगी। और ये कहता है दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी का साइन नेगेटिव हो जाता है और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? उनकी इनक्रीज हो जाती है, जिससे दोनों के बीच में क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। तो देखो मैं ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ। ये एक आपकी एक्सिस है, ये इस एक्सिस का ओरिजिन है, ये आपकी वाई एक्सिस है, जिस पे मैं दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस प्लॉट कर रहा हूँ। यानी दोनों एटम्स के बीच में कितना डिस्टेंस है ये प्लॉट कर रहा हूँ। ये दो एटम्स है, ए एटम और बी एटम, दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। मैंने एटम ए को रखा ओरिजिन पे और एटम बी को कितने डिस्टेंस पे? आर इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट डिस्टेंस पे किस एटम को रखा हुआ? शुरुआत में बी पे। बी एटम को रखा हुआ कितना डिस्टेंस पे? दोनों के बीच में इन्फिनिटी डिस्टेंस रखा हुआ है। मैंने दो एटम्स लिए, दोनों एटम्स को एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा। तो ये तो हो गई डिस्टेंस किसके लिए? जैसे जैसे पास आएगा डिस्टेंस बदलेगा। ऊपर की साइड है एनर्जी पॉजिटिव यानी इंक्रीज, नीचे की साइड है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। ये पोटेंशियल एनर्जी है, पी ई का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का साइन पॉजिटिव है, ये जीरो है। नीचे की साइड पोटेंशियल एनर्जी का साइन नेगेटिव है। नेगेटिव साइन बताएगा अट्रैक्शन को और पॉजिटिव साइन बताएगा रिपल्सन को। यानी पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन का मतलब है एनर्जी रिलीज होगी, है ना। तो देखो ये दोनों एटम एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ना अट्रैक्शन है ना दोनों के बीच में रिपल्सन है, एनर्जी जीरो है। ना तो एनर्जी का साइन पॉजिटिव हुआ है ना एनर्जी का साइन नेगेटिव हुआ है। फिर ये जैसे जैसे दोनों क्लोज आना शुरू करते हैं, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन होता है तो साइन मैंने कैसा दिखाया? एनर्जी का नेगेटिव। और ये कह रहा है यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज हुई तो स्टेबिलिटी बढ़ी, यानी बॉन्ड की क्या हुई? फॉर्मेशन। और यहाँ पे आके बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई कंप्लीट। दिख रहा है ग्राफ कि जैसे जैसे दोनों एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते जाते हैं, दोनों एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते जाते हैं, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इस पॉइंट पे आके बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, यानी दोनों एटम्स के बीच में क्या बन जाता है? ये दोनों इनफाइनाइट पे थे, अब इस डिस्टेंस पे आने के बाद दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। और ये डिस्टेंस जो बना इनके बीच का उसको आर नोट यानी बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? बॉन्ड लेंथ। यानी यहाँ पे आके सबसे ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हो गई, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हुई। यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू होती है, नेगेटिव 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 होते या मैक्सिमम नेगेटिव हो जाती है, दैट्स मीन बॉन्ड फॉर्मेशन पूरी हो गई। अब भी तुम उसको पास लाओगे, अब भी पास लाओगे, यहाँ बॉन्ड बन गया और कहते हो और भी पास लाओ, और पास लाओगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में अब शुरू हो जाएगी रिपल्सन। अभी तक तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे क्योंकि दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन था, लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे को कुछ ज़्यादा ही क्लोज लेके आओगे तो दोनों पे चार्ज है नेगेटिव और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी शुरू हो जाएगी? इंक्रीज। ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ सबसे ज़्यादा नेगेटिव थी। इस डिस्टेंस से आगे मूव करने की कोशिश अगर आप करोगे तो साइन हो जाएगा पॉजिटिव, यानी पोटेंशियल एनर्जी किधर जानी शुरू हो जाएगी? पॉजिटिव साइड में, यानी रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉन्ड टूट भी सकता है। ठीक है, तो दिस डिस्टेंस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। और जो ये एनर्जी होगी, दिस एनर्जी इज नोन एज ई नोट यानी बॉन्ड एनर्जी। इस एनर्जी को क्या बोला जाएगा? बॉन्ड एनर्जी। तो ये ग्राफ जरूर याद करना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। जो ग्राफ मुझे कह रहा है कि जैसे जैसे आप दो एटम्स को एक दूसरे को क्लोज लाओगे, दोनों में अट्रैक्शन होगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे एग्जैक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा नेगेटिव पाई जाएगी। आप उस डिस्टेंस से भी आगे की तरफ जाने की कोशिश करोगे, एनर्जी फिर से पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। मतलब एटम्स कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गए तो दोनों में क्या हो जाएगा? रिपल्सन, क्योंकि दोनों के पास दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन रखे हुए और इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन हाई हो जाएगी। पहले वो इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन इतना डोमिनेट नहीं कर पा रही थी। चलो देखते हैं इसको किससे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल।
फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी आपको मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन पढ़ानी है वीबीटी से, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाय वीबीटी। वीबीटी से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को मैंने इसलिए लिया क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पूरी पीरियोडिक टेबल में। तो एक हाइड्रोजन का एटम है वो कुछ ऐसे है, उसके पॉजिटिव चार्ज यानी उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और उसके चारों तरफ घूमता हुआ दूसरा उसका इलेक्ट्रॉन है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है आपके हाइड्रोजन एटम का। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन है और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। दूसरा हाइड्रोजन एटम है, सेम टू सेम न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ रोटेट करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन। दिस इज द वन हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम नंबर 1 है और ये हाइड्रोजन एटम नंबर 2 है। दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों के अंदर न्यूक्लियस है यानी पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। अब हमें अच्छे से पता है सेम चार्जेस हमेशा रिपेल करेंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी सिमिलर चार्जेस आर ऑलवेज रिपेलिंग टू ईच अदर वाइल ऑपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर। तो ये कहता है देखो जब ये दोनों एटम्स क्लोज आएंगे तो कौन कितनी अट्रैक्शंस होंगी, कितनी रिपल्सन होंगी। ये कहता है कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्सन को मैं दिखाता हूँ आर से। ये पॉजिटिव न्यूक्लियस और ये पॉजिटिव न्यूक्लियस दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आर से, है ना। दोनों एटम्स जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो अट्रैक्शंस भी होंगी, रिपल्सन भी होंगी। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा। दैट्स मीन अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों चीज़ें होंगी यहाँ। फिर कहता है अट्रैक्शन दिखाओ कहाँ रहेगी। अट्रैक्शन देखो, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। एक एटम और उसके न्यूक्लियस में क्या होगा, अट्रैक्शन। एक इलेक्ट्रॉन और उसके न्यूक्लियस में क्या होगा, अट्रैक्शन। कितनी होगी अट्रैक्शन, 2 हो गई। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, इसमें कौन सा गुना किया था, इन दोनों में भी क्या होगा, फिर अट्रैक्शन होगा, है ना। फिर तो आप ये भी कह सकते हो इस पॉजिटिव में और इस नेगेटिव में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब काउंट कर लो टोटल अट्रैक्शन कितनी हुई और टोटल रिपल्सन कितनी हुई। टोटल अट्रैक्शन टर्म्स कितनी है हमारी, अट्रैक्शन टर्म्स 4 हैं, 1 2 3 एंड 4। टोटल रिपल्सन टर्म कितनी है, टोटल रिपल्सन टर्म मेरे पास 2 है और नेट रिजल्टेंट क्या आया, अट्रैक्शंस आर मच ग्रेटर देन रिपल्सन, सो H2 मॉलिक्यूल विल फॉर्म, H2 मॉलिक्यूल विल फॉर्म। यानी सीधा सीधा रिजल्ट क्या है, H2 मॉलिक्यूल बनेगा। H2 मॉलिक्यूल की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। H2 मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या होगा, फॉर्म होगा, है ना। और ये भी देख सकते हो बेसिक से कि भाई ये 2 अट्रैक्शन है, ये 2 अट्रैक्शन और है और 2 ये रिपल्सन है। नई अट्रैक्शन कितनी है, नई अट्रैक्शन ये 2 है, ये दोनों क्या है, नई अट्रैक्शन है। तो यानी आपका अट्रैक्टिव फोर्सेज आपकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द न्यू रिपल्सिव फोर्सेज। अट्रैक्टिव फोर्सेज आर ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्सेज। तो जब अट्रैक्टिव फोर्सेज ज़्यादा हो जाए किससे, रिपल्सिव फोर्सेज से, तो यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ये एग्जांपल था H2 मॉलिक्यूल का। इस ग्राफ से हमने पढ़ा कि जब आपका पार्टिकल दोनों क्लोज आते हैं अट्रैक्शन होता है, नेगेटिव साइन बनता है। फिर अगर कुछ ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं दोनों में रिपल्सन शुरू होता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज करती है। तो ये पार्टिकल आपका रिपल्सन शो कर रहा था, ये आपका यहाँ पे क्या शो कर रहा था, रिपल्सन। सही है, बात समझ में आ गई। तो आज हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद पढ़ा हमने वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो बता रही थी किस तरीके से अट्रैक्शन होती है, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन। ये तो पुरानी थी, पहले भी प्रेजेंट थी। नई वाली रिपल्सन और अट्रैक्शन देखो, इन दोनों में रिपल्सन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, प्लस प्लस में क्या हो रहा है, रिपल्सन, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन हो रहा है, प्लस और माइनस में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। तो टोटल अट्रैक्शन 4 है, जिसमें से 2 नई है और 2 पुरानी है। रिपल्सन 2 है, नई है दोनों। तो नेट क्या आया, अट्रैक्शंस आर ग्रेटर देन रिपल्सन, दैट्स वाई H2 मॉलिक्यूल की यहाँ पे क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये BVT थी और आयोनिक बॉन्डिंग थी, ये दोनों स्टडी करने हैं और NCERT से आपको पढ़ना है, क्लियर है। उसके बाद
नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन। वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन को हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम फॉर्मल चार्ज, ऑक्टेट रूल, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और वीबीटी पढ़ चुके हैं। क्लियर है? थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।